नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूक्रेन के मुद्दे पर इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो एब्सटेन किया है ना, कितना सही कितना गलत है। इंडिया के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे और इंडिया ने आखिरकार एब्सटेन क्यों किया। तो पूरी तरह से ये जो आर्टिकल है वो इंडिया के एंगल पर आधारित है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल मेडिकल एजुकेशन से संबंधित है और यहां पे तीसरे नंबर पे प्लास्टिक प्रॉब्लम को टैकल करने से संबंधित है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले क्वेश्चन ये है, इंडिया को मेडिकल एजुकेशन में कायाकल्प लाने की आवश्यकता है। सिर्फ नए कॉलेजेस खोलने से प्रॉब्लम का समाधान नहीं होगा। क्या आप इससे एग्री करते हो? क्रिटिकली एग्जामिन करना है 250 वर्ड्स में। अब ऐसे में देखो, अगर आपको इंस्टीट्यूशंस के फ्रीडम के बारे में कुछ लिखना हो ना, तो एक एग्जांपल आप दे सकते हो। साहित्य एकेडमी के जो पहले प्रेसिडेंट थे ना, उस समय प्राइम मिनिस्टर भी थे यानी नेहरू। तो उन्होंने एक बार स्पीच देते हुए कहा था, साहित्य एकेडमी के प्रेसिडेंट के तौर पर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर मेरे कामकाज में इंटरफेयर करें। तो बहुत अच्छी बात यह उन्होंने उस समय बोली थी। तो हमारे देश में जो इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूक्रेन इशू पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया के वोट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट से देखो आप वाकिफ हो। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है और इस मौके पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के एक्शंस को क्रिटिसाइज करने के लिए एक रेजोल्यूशन आया। उस रेजोल्यूशन में रशिया को कंडेम किया गया था यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए। अब चूंकि इंडिया फिलहाल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर है, तो इंडिया को भी वोट करने की आवश्यकता थी इस इशू पर। इंडिया ने क्या वोट किया? इंडिया ने वोट किया ही नहीं, इंडिया ने एब्सटेन किया। बट एब्सटेन करने के साथ साथ, यानी इंडिया ने एक तरफ जहां वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया इस इशू पर, दूसरी तरफ एक नोट जरूर इंडिया ने जारी किया। इंडिया ने कहा जो यूक्रेन में रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंडिया उससे डिस्टर्ब्ड है। सभी एफर्ट्स लगाए जाने चाहिए ताकि यूक्रेन में वायलेंस जल्द से जल्द समाप्त हो। इंडिया ने यह भी कहा ह्यूमन लाइव्स की कॉस्ट पर कोई भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचा जा सकता, बातचीत होनी चाहिए। इंडिया डीपली कंसर्न्ड है जो स्टूडेंट्स इंडिया के यूक्रेन में हैं उनको लेके भी। तो ये सारी बातें इंडिया ने बोली, मतलब एक प्रकार से रशिया के एक्शंस पर डिसप्लेजर इंडिया ने जाहिर की। देखो, रशिया के अगेंस्ट वोट देना अलग बात है, लेकिन डिसप्लेजर जाहिर करना यानी रशिया के एक्शंस पर नाखुशी जाहिर करना अलग बात है। मेनली इंडिया ने जो रेजोल्यूशन आया था ना रशिया को कंडेम करने के लिए, उस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट नहीं दिया, इंडिया ने एब्सटेन किया। राइटर का देखो ये मानना है, ऐसी सिचुएशन में जब पूरी दुनिया में रशिया का क्रिटिसिज्म हो रहा है यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन आया था उसके पक्ष में वोट ना देना भी रशिया का एक प्रकार से साथ है। मतलब कि एब्सटेन करना भी इनडायरेक्टली रशिया का ही साथ देना है। वैसे देखो, जो इंडिया ने स्टैंड लिया है ना, उसके अलावा इंडिया और कुछ कर भी नहीं सकता था। आप एक बार इन सारे ऑप्शंस को कंसीडर कीजिए। रशिया को क्रिटिसाइज करने वाला जो रेजोल्यूशन था ना, उसको लेके इंडिया के पास 4 ऑप्शंस थे। या तो रशिया का जो एग्रेशन है उसे इंडिया कंडेम करता, या फिर रशिया के एग्रेशन को सपोर्ट करता, या फिर रशिया के एग्रेशन पर चुप हो जाता, या फिर डिसप्लेजर जाहिर करता। डिसप्लेजर मतलब नाखुशी। देखो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया, कंडेम करना अलग है, नाखुशी जाहिर करना अलग है। अब आप इन चारों ऑप्शंस को देखिए। अगर देखो इंडिया रशियन एग्रेशन को कंडेम करता तो रशिया नाराज इंडिया से। अगर इंडिया रशियन एग्रेशन को सपोर्ट करता तो वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए नाराज। अगर इंडिया चुप रहता इस मुद्दे पर, और चुप रहता तो यूं हो जाता कि वर्ल्ड में इतना कुछ चल रहा है, इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, कुछ बोल नहीं रहा है, तो मतलब इंडिया बड़े पावर बनने के लायक नहीं है। तो इंडिया ने एक बीच का रास्ता निकाला, वोटिंग से एब्सटेन करेगा, लेकिन रशिया के एक्शंस को लेके नाखुशी जाहिर जरूर करेगा एक अलग से नोट में। वही इंडिया ने किया। इस नोट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो इंडिया ने एक प्रकार से देखो इनडायरेक्टली तो रशिया का साथ ही दिया वोटिंग से एब्सटेन करके। क्वेश्चन उठता है क्यों? इसका आंसर देखो ये है,
जो एग्रेसिव रशिया है अभी यूक्रेन के अगेंस्ट या फिर वेस्ट के अगेंस्ट, वो उनकी प्रॉब्लम है, इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। एग्रेसिव रशिया कभी भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। नाटो का एक्सपेंशन हो रहा है और पुतिन इससे नाराज हैं। पुतिन का मानना है नाटो जब यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए बनी थी और अब तो यूएसएसआर भी नहीं है, डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, तो क्यों आप नाटो का एक्सपेंशन करते जा रही हो? हमारी सिक्योरिटी के लिए ये खतरा है। देखो बात तो रशिया की भी ठीक है, मैं आपको एग्जांपल पहले भी मैंने दिया है, आप सोच के देखिए भूटान में या फिर नेपाल में, श्रीलंका में अगर चाइना अपनी मिसाइल्स, अपने एयरक्राफ्ट तैनात कर देता है तो इंडिया को बताइए कैसा लगेगा? जाहिर तौर पे हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से ये पुतिन को भी अच्छा नहीं लगा, रशिया को अच्छा नहीं लगा कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे देश ईस्ट यूरोप में जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे वो नाटो का मेंबर बन चुके हैं। तो रशिया के जो कंसर्न्स हैं वो जेन्युइन हैं। तो इंडिया की प्रॉब्लम रशिया नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम है चाइना। और चाइना से निपटने के लिए हमें दोनों का साथ चाहिए, वेस्ट का भी साथ चाहिए यानी यूएसए का भी साथ चाहिए और रशिया का भी साथ चाहिए। हम किसी को नाराज नहीं कर सकते। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं रशिया का साथ हमें क्यों चाहिए और यूएसए समेत वेस्टर्न कंट्रीज का साथ हमें क्यों चाहिए। देखो ये है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में आपको पता है चाइना की जो एग्रेशन है वो इंक्रीज होती जा रही है और रशिया का कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इंडो पैसिफिक रीजन में हमें अगर निपटना है ना चाइना से, तो हमें यूएसए और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज का साथ चाहिए। अब बात करते हैं रशिया का साथ क्यों चाहिए। देखो सीधी सी बात है, रशिया से हम इतने हथियार इंपोर्ट करते हैं, चलो वो भी अलग बात है। आप कॉन्टिनेंटल चीज़ों को देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए हमें वेस्ट का साथ चाहिए था ना, उसी प्रकार से एशिया के कॉन्टिनेंट में आज के समय में रशिया का जो रोल है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेंट्रल एशिया में देखिए, सेंट्रल एशिया में चूंकि अब यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जा चुका है, तो सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इंडिया को रशिया का साथ चाहिए। उसी प्रकार से इंडिया नहीं चाहता कि वेस्ट एशिया में चाइना, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, इन सब की एक एक्सिस इमर्ज होके आए। लेकिन अगर रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है ना, तो इंडिया वेस्ट एशिया में आइसोलेट नहीं होगा पूरी तरह से। रशिया के फॉर्म में हमारे पास एक ब्रिज हमेशा रहेगा दूसरे देशों के साथ, जैसे ईरान है, चाइना है, इनसे बात करने के लिए। जैसे देखो एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ में इंडिया को लाने में रशिया ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो बात अलग है, चाइना अड़ गया कि इंडिया आएगा तो हम पाकिस्तान को भी लाएंगे। लेकिन बात वही है ना, रशिया के साथ अच्छे संबंध जरूरी हैं, इंडिया के हित में हैं। इसी वजह से तो रशिया ने इवन इंडिया को बोला भी नहीं था कि आप हमारे पक्ष में वोट दीजिए, फिर भी इंडिया ने एब्सटेन किया। क्यों इंडिया ने एब्सटेन किया? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया को पता है रशिया की हमें आवश्यकता है। बेशक देखो रशिया ने जो एक्शंस लिए हैं यूक्रेन के अगेंस्ट, उससे इंडिया को भी नुकसान होगा बाकी देशों की तरह। कैसे? देखो जो कुछ रशिया ने किया ना, आने वाले समय में अगर रशिया जिस पर्पज के साथ रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है वो पर्पज रशिया का सफल हो गया ना, तो आने वाले समय में हार्ड पावर यानी मिलिट्री पावर की जो इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे जर्मनी का एग्जाम्पल लीजिए, आज की ही खबर है, जर्मनी पहले डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा नहीं करता था, लेकिन अब जर्मनी ने भी कहा है कि हम $100 बिलियन डिफेंस पे खर्च करेंगे। तो सॉफ्ट पावर का इंपॉर्टेंस जो बढ़ी थी ना, अब हार्ड पावर की इंपॉर्टेंस फिर से इंक्रीज होगी। यानी लोग, विभिन्न देशों को लगेगा कि हाँ मिलिट्री पर खर्च करना जरूरी है। चाइना जैसे देश देख लीजिए, चाइना जैसे देश अगर रशिया सफल हो गया तो उनका भी मन करेगा कि हम भी ताइवान के ऊपर अटैक करते हैं और ताइवान को इंटीग्रेट कर लेते हैं चाइना के अंदर। नेक्स्ट, जो सैंक्शंस लगे हैं ना रशिया के ऊपर, उसकी वजह से, उन सैंक्शंस की वजह से इंडिया का भी रशिया के साथ ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगने की वजह से रशिया और चाइना और ज्यादा करीब आ जाएंगे, और ज्यादा घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे। ये इंडिया के हित में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रशिया के ऊपर अगर देखो वेस्ट ज्यादा फोकस करेगा तो जाहिर तौर पर चाइना को और ज्यादा समय मिल गया, चाइना अपनी मनमर्जी से ग्रो कर सकता है, सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि वेस्ट का जो ज्यादा ध्यान है वो तो रशिया पर होगा। अब लास्ट में वैसे देखो एक बात ये भी आ जाती है,
क्या इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दी है एज कंपेरिजन टू प्रिंसिपल्स? क्योंकि देखो, एक तरफ अगर इंडिया रशिया के एक्शंस को कंडेम करता तो मतलब इंडिया के लिए प्रिंसिपल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन इंटरवेंशन। रशिया ने तो सोवरेनिटी का भी वायलेशन किया है ना यूक्रेन का, तो रशिया ने जो कुछ किया है वो गलत किया है, वो प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। लेकिन दूसरी तरफ थे इंडिया के इंटरेस्ट। इंडिया के इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि अगर इंडिया रशिया को कंडेम करता तो रशिया से हमारी मनमुटाव हो जाता, हो सकता है कि कल को और ज़्यादा दरारें आ जाती इंडिया रशिया के रिलेशनशिप में। इसलिए इंडिया ने ये जो द्वंद था ना, प्रिंसिपल्स को ज़्यादा तवज्जो दें या फिर अपने इंटरेस्ट पर, तो इंडिया ने अपने इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया, ना कि प्रिंसिपल्स पर। वैसे भी देखो, इंडिया बाकी देशों की तरह अपने इंटरेस्ट पर ही ज़्यादा फोकस करता है। जैसे नेपाल देखिए, नेपाल में संविधान बन रहा था, लेकिन इंडिया चाहता था कि नेपाल अपना संविधान बनाए, इंडिया के हिसाब से इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करे। तो समय आने पर इंडिया अपने नेबर्स के डोमेस्टिक अफेयर्स में भी इंटरफेयर करता रहता है, यानी इंटरेस्ट पर फोकस इंडिया बाकी देशों की तरह करता है। लेकिन ये जो मामला था ना यूक्रेन रशिया वाला, ये ऐसा मामला था जिसमें इंडिया के डायरेक्टली तो कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हां, इंटरेस्ट इंडिया के इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, रशिया के साथ अच्छी दोस्ती मेंटेन करके रखना। तो उस इशू पर भी इंडिया ने अपने इंटरेस्ट पर ज्यादा फोकस किया, ना कि प्रिंसिपल्स पर। यह चीज देखो केस स्टडी में भी पूछी जा सकती है एथिक्स में, कि एक तरफ प्रिंसिपल्स की बात है, दूसरी तरफ अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात है, आप किसको चूज करोगे? जाहिर तौर पर देखो, आप नेशनल इंटरेस्ट को तो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया ने जो कुछ किया ना वो बिल्कुल सही किया। इंडिया ने एक तरफ वोटिंग में तो एब्सटेन किया, लेकिन बार बार जो चीज मैं बोल रहा हूं, एक एडिशनल नोट जारी किया जिसमें रशिया के एक्शंस को लेकर नाखुशी जाहिर की, यानी कि रशिया को नाराज भी नहीं किया और ये नोट जारी करके बता दिया कि इंडिया जो है अपने प्रिंसिपल्स के प्रति कमिटेड है। बट देखो आगे आगे अगर वेस्ट और रशिया के बीच में टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ती है ना, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो फिर इंडिया एक काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएगा। और जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी हमेशा इंडिया रखना चाहता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, बहुत दबाव में आ जाएगा इंडिया। वेस्ट कहेगा आप रशिया के खिलाफ बोलिए, रशिया ये बोलेगा कि हम आपके पुराने साथी हैं, आप हमारा साथ दीजिए, आपको हमसे हथियार भी चाहिए, हम आपका साथ देंगे वेस्ट एशिया में। तो फिर इंडिया के लिए दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना एक टाइट रस्सी के ऊपर चलने समान होगा। आगे आगे इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी का टेस्ट होगा, एक तरफ वेस्ट का प्रेशर आएगा, दूसरी तरफ रशिया का प्रेशर भी आएगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन के मुद्दे पर इंडिया के द्वारा वोट करने से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो मेडिकल एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आज के समय में आप देख रहे हो किस प्रकार से यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट होने के बाद हमारे देश के हजारों जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन में फंस गए हैं। अब उनको इवैक्यूएट करने के ऑपरेशंस चल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे क्या कर रहे हैं? ईस्ट यूरोप में खास करके इंडिया के स्टूडेंट्स ज़्यादा क्यों जाते हैं? क्योंकि देखो वहां पे मेडिकल एजुकेशन रिलेटिवली सस्ती है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस करना चाहते हैं लेकिन उनका हो नहीं पाता एडमिशन। प्राइवेट कॉलेज में करें तो फीस ज़्यादा लगती है, 50 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच में। बट यूक्रेन और दूसरे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ पे ना मेडिकल एजुकेशन काफ़ी सस्ती है। 20-25 लाख में, मतलब ये रेंज आसपास की है, 20-25 लाख में वहाँ पे एमबीबीएस हो जाती है। तो सस्ता ऑप्शन है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में मेडिकल एजुकेशन करने का। इस वजह से हमारे देश के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में हैं, खास करके यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। अब यहां पे देखो दो चीजें हैं। पहली चीज, इतने सारे स्टूडेंट्स ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में चले तो जाते हैं, लेकिन यहां पे आने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले उन्हें एक टेस्ट देना पड़ता है। अब वो टेस्ट जो है ना वो ज़्यादातर बच्चों से क्लियर होता नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस का अलग से एक आर्टिकल था जिसमें दिया हुआ था
कि पासिंग परसेंटेज इतनी रहती है सिर्फ 16%, 16-17%। तो यूक्रेन से दूसरे ईस्ट यूरोपियन कंट्री से एमबीबीएस करने के बावजूद बच्चे यहाँ पर फिर से कोचिंग ज्वाइन करते हैं ताकि वो जो टेस्ट है ना वो क्लियर हो सके और उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिले, लेकिन बहुत मुश्किल से वो टेस्ट क्लियर कर पाते हैं। ये काफ़ी दुखद बात है। अब टेस्ट क्लियर नहीं किया तो उनका तो पूरा जो भविष्य था, इतनी मेहनत थी, वो सारी खत्म हो गई ना। अब दूसरा एस्पेक्ट ये है, प्रधानमंत्री मोदी ने एक वेबिनार संबोधित किया था जिसमें उन्होंने कहा कि मेडिकल एजुकेशन के लिए इंडिया के स्टूडेंट्स छोटे छोटे देशों में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को एंकरेज करना चाहिए कि वो भी मेडिकल एजुकेशन में अपना रोल प्ले करें और यहां पर भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले और मेडिकल एजुकेशन इंडिया में भी सस्ती हो। राइटर कहते हैं देखो, पहली तो चीज़, इंडिया हेल्थ पर बहुत कम खर्च करता है। सरकार की हम बात कर रहे हैं, सरकार हेल्थ पे काफ़ी कम खर्च करती है दूसरे देशों के अपेक्षाकृत जिनका साइज इंडिया के बराबर है। यहां पर देखो 1000 इंडियंस के पीछे एक डॉक्टर है और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की संख्या तो और भी ज़्यादा कम है। तो अगर इंडिया में ज़्यादा डॉक्टर्स बनते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स डॉक्टर बनते हैं तो ये विन विन सिचुएशन है। इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होगा और ये सारे लोग जो यूक्रेन में जाके एजुकेशन प्राप्त करते हैं वो यूक्रेन नहीं जाएंगे और बहुत सारी जो इनकम है इंडिया से यूरोप में चली जाती थी जब बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं वो भी बच जाएगी। लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ पर राइटर बहुत अच्छी बोलते हैं, अगर आपने सीधा सीधा मेडिकल कॉलेजेस की संख्या इंक्रीज कर दी ना बिना इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज किए और ये इंश्योर नहीं किया कि नए मेडिकल कॉलेजेस जो खुले उसमें एजुकेशन क्वालिटी वाली प्रोवाइड की जाए, तो फिर जैसा इंजीनियरिंग के केस में हुआ ना, इतने सारे छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं, फैकल्टीज़ की क्वालिटी बहुत बेकार, बच्चे बीटेक करके निकलते फिर से उन्हें कोई कोर्स करना पड़ता स्किल हासिल करने के लिए ताकि उनकी जॉब लग सके। अगर बिना सोचे समझे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या इंक्रीज कर दी गई तो यही हाल होगा जैसा इंजीनियरिंग में हुआ। तो सरकार को थोड़ा सोच समझ के चलने की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश करने के जो प्रोसीजर हैं वो तो थोड़े आसान आप बेशक बना दो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्च करो। रूरल एरियाज में हेल्थ केयर इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए आप इंसेंटिव प्रोवाइड करो। तो प्रॉपर रेगुलेशन और प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क की सहायता से सरकार ये सब चीज़ें इंश्योर कर सकती है। सरकार को खुद भी खर्च करना होगा, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को बोलना आप आइए मेडिकल कॉलेजेस खोलिए, इससे काम नहीं चलेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कैसे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिया के जो स्टूडेंट्स जाते हैं मेडिकल एजुकेशन हासिल करने के लिए, इस ट्रेंड को रोका जा सके और ये इंश्योर किया जा सके वो इंडिया में रह के ही मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करें। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो प्लास्टिक प्रॉब्लम को टैकल करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट हाल ही में रिलीज हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2040 आते आते प्लास्टिक वेस्ट का जो एमिशन है ना एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे सीज में, नदियों में, पोन्ड्स में, ये 3 गुना बढ़ जाएगा। फरवरी-मार्च 2022 में, फरवरी तो निकल ही गया, मार्च 2022 में यूएन एनवायरनमेंट असेंबली की जो मीटिंग होगी इसमें डिसाइड किया जाएगा कि प्लास्टिक वेस्ट की समस्या को एड्रेस करने के लिए क्या पुख्ता किया जा सकता है। देखो जो प्लास्टिक के कैरी बैग्स या फिर बोतल्स होते हैं ना, कन्वीनियंट तो हैं लेकिन डिकम्पोज होने में बहुत लंबा समय लगता है और ग्लोबल कंजम्पशन जो है वो इसकी इंक्रीज होती जा रही है। रिसाइकलिंग प्रोग्राम जो है इनफ नहीं है, इस वजह से प्लास्टिक यूज ज़्यादा हो रहा है लेकिन डिकम्पोज ना होने की वजह से वो अर्थ पर ही इधर उधर पड़ा रहता है, चला जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। मछलियाँ वगैरह जो हैं वो डिग्रेडेड प्लास्टिक को कंज्यूम कर लेती हैं, बाद में इंसान भी उन्हीं मछलियों को कंज्यूम करता है तो इंसान में भी प्लास्टिक के जो कण हैं आ जाते हैं, इंसान की जो हालत है, हेल्थ है, वो भी प्रभावित होती है। और प्लास्टिक के कंज्यूम करने की वजह से चूँकि देखो मछलियाँ काफ़ी मर जाती हैं तो मछुआरे जब उन मछलियों को पकड़ने जाते हैं उन्हें इनफ मछलियाँ भी नहीं मिलती हैं, तो यानी फिशरमैन का जो लाइवलीहुड है वो भी प्रभावित होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्लास्टिक की मात्रा बढ़ने की वजह से। इसीलिए देखो बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जिन्होंने
प्लास्टिक बैग्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है, लेकिन कई सारे रीजन्स ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से प्लास्टिक को बैन नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि देखो, प्लास्टिक को जब पूरी तरह से बैन कर दिया जाता है, एक तो कंज्यूमर्स को इनकन्वीनियंस होती है, मतलब हर कोई देखो नहीं ले जा पाता कैरी बैग अपने साथ। नेक्स्ट, अगर प्लास्टिक फैक्ट्रीज पूरी तरह से बंद हो जाती हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी आएगी, इससे इनकम लेस जनरेट होगी, और प्लास्टिक की जगह क्या यूज़ किया जाए, सब्स्टिट्यूशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या किया जाए, प्लास्टिक को जो रीजन्स नहीं बैन कर पा रही हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन देखो ये है कि आप इको टैक्स लगा दो, यानी प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा सा टैक्स लगा दो। आप टैक्स आप हर एक स्टेज पे लगा सकते हो, जैसे प्रोडक्शन की स्टेज पर, कंजम्पशन की स्टेज पर, या फिर प्लास्टिक को डिस्पोज जब किया जाता है उस स्टेज पे। जैसे कोई फैक्ट्री है प्लास्टिक की, वो ऐसे रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करती है जिससे एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस पर प्रोडक्शन स्टेज पे टैक्स लगाया जा सकता है। जो इनपुट है ना, उस पर टैक्स लगाया जा सकता है। कई बार जो कंज्यूमर प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं, हम दुकान से खरीदते हैं, तो उस पर कंज्यूम करने पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो हर एक स्टेज पे इको टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन देखो, इको टैक्स इतना होना चाहिए कि सोशल कॉस्ट जरूर कंसीडर किया जाए कि कितना सोशल इंपैक्ट पड़ता है प्लास्टिक के इस्तेमाल करने से। अब देखो, जो सोशल कॉस्ट है ना प्लास्टिक के इस्तेमाल की, लोकल लेवल पे अलग है, ग्लोबल लेवल पे अलग है। ग्लोबल लेवल पे तो सोशल कॉस्ट है क्लाइमेट चेंज, और लोकल लेवल पे सोशल कॉस्ट है प्लास्टिक की हेल्थ एंड हाइजीन। जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ, कई नदियों में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक आ गया, अब उस पानी को पीने से लोगों की हेल्थ खराब हुई। ये हेल्थ एंड हाइजीन का एग्जाम्पल है कि प्लास्टिक की वजह से लोकल लेवल पे सोशल इंपैक्ट कितना पड़ता है। तो इस सोशल इंपैक्ट को कंसीडर करके आप प्लास्टिक के ऊपर इको टैक्स लगाओ, और इसके लिए आप साइंटिफिक असेसमेंट का भी सहारा लो। अब सोशल कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो साइंटिफिक असेसमेंट तो आपको करना ही होगा ना। तो साइंटिफिक असेसमेंट करने के बाद उस हिसाब से आप इको टैक्स लगाओ, ताकि एक डेटरेंस हो, प्लास्टिक पूरी तरह से बैन ना भी हो तो इतना महंगा हो। जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ता है तो बहुत सारे लोग तो टोबैको कंज्यूम करना छोड़ देते हैं, उसी प्रकार से टैक्स थोड़ा सा बढ़ेगा ना तो लोग प्लास्टिक को कंज्यूम करना अपने आप छोड़ देंगे। यह चीज आपको करनी होगी अगर आप पूरी तरह से प्लास्टिक के कंजम्पशन को कम करना चाहते हो। इसके अलावा देखो, आप ये सब चीजें भी प्रमोट करो, जैसे मल्टीपल यूज ऑफ प्लास्टिक, लोगों को प्लास्टिक के हार्मफुल यूज के बारे में एजुकेट करना, प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट क्या होना चाहिए, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप सब्सिडी प्रोवाइड करो। और जो प्लास्टिक वेस्ट है ना, उसका कंस्ट्रक्टिव यूज होना चाहिए, जैसे रोड बनाने में। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मेजर लेना जरूरी है। अगर प्लास्टिक के यूज को कम करना है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया प्लास्टिक यूज को टैकल करने से संबंधित। अब लास्ट में थोड़ा सा स्टैटिक भी देख लेते हैं। आज का जो स्टैटिक है वो देखो इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित है। मेनली तो देखो कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो, तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने देखो सिक्योरिटी थ्रेट्स को ना इस प्रकार से क्लासिफाई किया। एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे टेररिज्म, वार विद नेबरिंग कंट्रीज हैं। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे कि नक्सलिज्म, कम्युनल एक्टिविटीज, लोन वोल्फ अटैक। इसके बाद तीसरे नंबर पे है इंटरनली एडिड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जैसे कि देखो हमारे देश के अंदर कुछ एक्सट्रीमिस्ट या फिर सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हों, वो दूसरे देश का साथ देती हों। एक्सटर्नली एडिड इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे पाकिस्तान मदद करता है हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर में टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये क्लासिफिकेशन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो है हमारे देश में, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग बेरोजगार हैं तो क्या करेंगे, फिर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। जैसे कश्मीर में कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ना हो तो इतने सारे लोग हथियार ना उठाएं। उसके बाद नेक्स्ट अनइक्वल पेनिट्रेशन ऑफ ग्रोथ, अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ रही है। कम्युनल डिवाइड, हेट्रेड हमारी सोसाइटी में बढ़ रहा है, आपको पता है। इंटरस्टेट डिस्प्यूट, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, इंक्रीज इन कास्ट अवेयरनेस, टेंशंस अमंग वेरियस कास्ट। और पॉलिटिशियंस भी इस प्रकार की आइडेंटिटीज का फायदा उठाते हैं। कोई धर्म के नाम पे खेलता है, कोई जाति के नाम पे, कोई रीजन के नाम पे। मतलब जिस पॉलिटिशियन को फायदा लगता है कि इस आइडेंटिटी के आधार पे हम पोलराइज करेंगे तो हमें वोट मिलेंगे, तो पॉलिटिशियंस उस पर खेल जाते हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस फेलियर, जैसे नक्सलिज्म है, वहां पे डेवलपमेंट के फ्रूट्स नहीं पहुंच पाए ना, तभी तो लोगों ने हथियार उठाए। पॉवर्टी,
अनफ्रेंडली नेबर पाकिस्तान, पोरस बॉर्डर नेपाल क्रॉस करना बहुत आसान है। म्यांमार भी देख लीजिए, यहाँ पे इंसर्जेंट है, अटैक करते हैं, म्यांमार में चले जाते हैं। इनएफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लोगों को कोर्ट्स में जस्टिस नहीं मिल पाता तो इसलिए बागी हो जाते हैं बहुत से लोग, जैसे नक्सलिज्म, रैम्पेंट करप्शन। तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के लिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 43rd रिपोर्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी, उसकी 43rd रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 535 में से 210 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वो सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, ऑलमोस्ट 40% पूरे देश का एरिया। चैलेंजेस क्या हैं? ये सारे चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी, डाइवर्सिटी का इस्तेमाल करके देश को डिवाइड करना, साइबर क्राइम का इंक्रीज होना, फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया को एक्सप्लॉइट करना, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी की समस्या, नॉन स्टेट एक्टर्स, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेक्सस, बॉर्डर एंड कोस्टल सिक्योरिटी संबंधित इश्यूज, गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज से संबंधित इश्यूज। तो ये चैलेंजेस हैं इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित। अब बात करते हैं क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। देखो, कम्युनलिज्म और प्रोपगेंडा, हेट्रेड वाला प्रोपगेंडा है, उसके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट लॉ की आवश्यकता है। स्टेट के साथ कंसेंसस बनाई जाए कि पुलिस कंटेंट लिस्ट में आए। हालांकि देखो, ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए ब्लैक मनी की समस्या को एड्रेस करने के लिए। पॉवर्टी रिडक्शन के लिए टारगेटेड अप्रोच चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म आने चाहिए। सोशल मीडिया का ठीक से रेगुलेशन हो। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म आने चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डील करने के लिए स्ट्रॉन्ग कानून चाहिए। नक्सलिज्म से लड़ने के लिए बहुत ही बड़े स्केल पे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर चाहिए। सीबीआई को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। सीएपीएफ में रिफॉर्म्स आने चाहिए। बॉर्डर पे बेहतर ढंग से मैनेजमेंट होना चाहिए। सबसे लास्ट में इम्प्लीमेंटिंग नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2020। तो ये हमने 3-4 मिनट में ये इंटरनल सिक्योरिटी संबंधित जो कीवर्ड्स थे उनको रिवाइज कर लिया। फ़ायदा देखो ये होगा, जैसे अब आप प्री की तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा मेंस का स्टैटिक चलता रहेगा। प्री आपका क्लियर होगा तो आपको ये सारी चीज़ें नई नहीं लगेंगी। आपको लगेगा कि हाँ, एक बार तो मैं गुजर चुका हूँ मेंस के पूरे सिलेबस से, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहेगा। तो इसलिए ये डेली के 3-4-5 मिनट जो है ना, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होंगे। एक वो थ्योरी है ना इंक्रीमेंटल इफेक्ट वाली, थोड़ा थोड़ा आप डेली देते हो ना, कंट्रीब्यूट करते हो, तो जब आप 3 महीने बाद देखते हो तो बहुत कुछ आप गेन कर चुके होते हो। खैर, हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।